जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलों। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लाडलों, कल की तरह आज अपन ने वादा किया था कि नए साल के बाद आपके साथ रोज रूबरू होंगे और उसी वादे को लेकर आज फिर मैं आपके सामने समक्ष उपस्थित हुआ हूं और 2021 ने अपना बिगुल बजा दिया है और यह ऐलान कर दिया है कि मेरा शुभारंभ हो चुका है। अब आप तैयार हो जाओ, अब आप तैयार हो जाओ। जल्द से जल्द क्या करने वाले हैं, आपकी एग्जाम आपके नजदीक आने वाली है। तो एग्जाम का समय धीरे धीरे क्या रहा है, पास आते जा रहा है। इसलिए पूरी जी जान लगा दो, पूरी जी जान लगाकर मेहनत करनी है और मार्च भी या अप्रैल में जब भी अपनी एयरफोर्स नेवी की एग्जाम हो उसमें अपन को लक्ष्य को क्या करना है मेरे लाडलो, अर्जित करना है। ये मन के अंदर धारणा होनी चाहिए, ये मन में एक जज्बा होना चाहिए, तब तो अपन कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज अपन कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं और हो चुका है रण का आगाज। अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी मेरे लाडलो। और आपका संघर्ष मुझे पता है, मुझे आप पर विश्वास है, आपके माता पिता पर आप पर विश्वास है कि मेरा लाडला है वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। बस तो जंग का दिन का इंतजार है, जिस दिन जंग होगी, कौन सी जंग, एग्जाम रूपी जो जंग होगी उसमें वह जरूर सफलता को अर्जित करेगा। आज मैं आपके सामने एक पूरी क्लास लेकर आया हूं और उस क्लास के अंदर मैं आज आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट, जो 2019 और 20 दो सालों के अंदर जो नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चन आए हैं वो आज मैं पहले वो करवाने वाला हूं। और दूसरा, आज आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, वो ये क्वेश्चन है कि आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या फिर आपको पूरे सिलेबस में से आपको एमसीक्यू करवानी है। अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो अपन टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक के आपको लेकर आएंगे, थ्योरी विद क्वेश्चन करूंगा। और अगर आपको टॉपिक वाइज ना पढ़ के अगर आपको मिक्स एमसीक्यू करने हैं तो वो करेंगे। इसके अलावा जल्द ही आपके लिए एक करंट की क्लास, जल्द ही मतलब अभी एक दो दिन के भीतर भीतर आपके लिए एक करंट की क्लास भी मैं लेकर आने वाला हूं। इसलिए मेरे सभी वीर योद्धाओं से क्या है, मैं दोबारा से सभी मेरे वीर योद्धाओं को ऐलान कर देता हूं कि हो गया है जंग का ऐलान। अब उसी को ही वही जीतेगा जो जंग के मैदान से पीछे नहीं हटेगा। और अपने सारे वीर साथियों को या वीर योद्धाओं को कह दो कि आ जाओ मैदान में, सर ने जंग शुरू कर दी है, देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो, ठीक है, और ये क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास कि आ जाओ देखते हैं मैदान में किस में दम है। आइए मैं आज शुरुआत करने वाला हूं और कल की क्लास जो होगी वो आपके द्वारा दिया गया डिसीजन पे होगी कि मिक्स एमसीक्यू करने हैं या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को टॉपिक वाइज करने हैं। ठीक है मेरे लाडलो, शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके समक्ष है। पहला आज का क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। नेवी 2020 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, नेवी 2020 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेवी 2020 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य का, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना मेरे लाडलो, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दूसरा मेरा याद रखना लाडलो, तो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद है, यह कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। और कनाडा देश की राजधानी क्या हो जाएगी, ओटावा। कनाडा देश की राजधानी क्या हो जाएगी, ओटावा। और कनाडा देश की मुद्रा क्या हो जाएगी मेरे लाडलो, डॉलर। तो कनाडा देश की राजधानी हो जाएगी ओटावा, मुद्रा है डॉलर। और यह भारतीय संविधान के अंदर बात की जाए किसके पद की, राज्यपाल का पद कौन से देश से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया है। दूसरी बात, राज्यपाल के लिए आपको योग्यता क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो याद रखना, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए। तो आपको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, 35 वर्ष। राज्यपाल का अगर आपको कार्यकाल पूछा जाए, राज्यपाल का अगर आपको कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मेरा लाडलो, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है,
5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की अगर वेतन की बात की जाए कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, ये क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा जो बातें बता रहा हूं, ये भी एग्जाम के अंदर आ सकती हैं और कुछ इसमें से आ भी चुकी हैं। तो राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000 रुपए, कितना 3,50,000 रुपए का पर मंथ वेतन देने का कार्य किया जाता है मेरे लाडलो। ये भी आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, 3,50,000 रुपए वेतन दिया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो समय से पूर्व राज्यपाल को, समय से पूर्व राज्यपाल को मेरे लाडलो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को समय से पूर्व ही क्या कर सकते हैं, पद मुक्त किया जा सकता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जिस राज्य के अंदर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस राज्य में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस राज्य का वह कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है तो मैं कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता, और किसी भी स्टेट का बाकी का राज्यपाल बन सकता हूं। और राज्यपाल राज्य का कौन सा नागरिक होता है, तो राज्यपाल मेरे लाडलो राज्य का पहला नागरिक होता है। कौन सा नागरिक होता है? राज्यपाल राज्य का कौन सा नागरिक होता है? पहला नागरिक होता है। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यपाल बनी, कि भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यपाल बनी, तो याद रखना मेरे लाडलो सरोजिनी नायडू। उसका नाम क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली ऐसी महिला है जो क्या बनी? राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली ऐसी महिला है जो राज्यपाल के पद पर काम कर रही। इसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारी महिलाएं राज्यपाल बनती गई, लेकिन पहली महिला की अगर बात की जाए तो पहली महिला का नाम हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, इतनी जानकारी अगर आप राज्यपाल के बारे में याद रखते हैं तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, यह मैं दावा करता हूं। इसके अलावा आपके एयरफोर्स और नेवी के अंदर राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यही सारे पूछे जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा पद कनाडा से लिया, कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर, पहली महिला होगी। कार्यकाल वेतन हटा कौन सकता है? राज्य का कौन सा नागरिक होता है? ये दिमाग में सेट कर दो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह बात आप में क्या ले सकते हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस बात का स्क्रीनशॉट लेते हैं आप, ठीक है ना, जो एग्जाम में दोबारा कभी भी आ जाए तो आप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखो नाम आ रहा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको वर्ल्ड बैंक का और विश्व मुद्रा कोष संगठन का आपको क्या पूछ रहा है? हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कि ये कहां स्थित है। तो याद रखना मेरे लाडलो, वाशिंगटन DC। कहां स्थित है? इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। यह क्वेश्चन भी मेरे लाडलो नेवी में आ चुका है। कौन से एग्जाम में? नेवी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। वाशिंगटन DC कौन से देश की राजधानी है मेरे लाडलो? अमेरिका। वाशिंगटन DC कौन से देश की राजधानी है? तो वाशिंगटन DC मेरे लाडलो अमेरिका देश की राजधानी है। कौन से देश की राजधानी है? अमेरिका देश की राजधानी है। और अमेरिका देश की अगर मुद्रा की बात की जाए ना मेरे लाडलो, तो अमेरिका देश की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। नाम आया है विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक के अगर बात की जाए, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। तो डेविड मलपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। यह क्वेश्चन एयरफोर्स 2019, यह क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स 2019 में पूछा गया था कि वर्तमान के अंदर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी बैंक है। इसके अलावा बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका देश की राजधानी है। अमेरिका की बात की जाए
तो वर्तमान में अमेरिका देश के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान के अंदर अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन वर्तमान के अंदर अमेरिका देश के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके अमेरिका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका देश के अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, या यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का मेरे लाडलों। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। जबकि अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए किसकी, भारत के राष्ट्रपति की, तो मेरा लाडलो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अमेरिका देश में एक व्यक्ति, अमेरिका देश के अंदर एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? याद रखना, खोपड़ी में फिक्स कर लेना, अमेरिका देश के अंदर एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? अमेरिका देश में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अगर बात की जाए कौन से देश की? भारत की, तो भारत में एक व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। अपने यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि अमेरिका के अंदर अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका देश की, तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है नासा, जो कौन से देश के अंदर स्थित है? अमेरिका देश के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो। कौन सा है? इसरो है, जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कौन सा हो जाएगा? नासा। सीधा प्रश्न पूछा भी गया एयरफोर्स में कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो याद रखना मेरे लाडलो, नासा। क्या हो जाएगा? नासा सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा अमेरिका देश की बात की जाए ना, तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क बंदरगाह, जो अमेरिका देश के अंदर स्थित है। यह बात भी मेरे लाडलो आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ऐसे ही याद रखोगे ना, तभी अपना काम क्या होगा? आगे बढ़ेगा, अदरवाइज अपन बहुत पिछड़ जाएंगे। ऐसे आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। और वहां पर विश्व बैंक है, उसका क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है। दूसरा एक और याद सकते हैं, अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूएनओ का हेडक्वार्टर है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? याद रखना मेरे लाडलो, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका देश के मैनहट्टन द्वीप है, न्यूयॉर्क शहर के अंदर, वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी क्या करनी है मेरे लाडलो? याद रखनी है। आई होप आपका क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा। गलत हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल में अपन का जज्बा है, एक जज्बा है अपने मन के अंदर। कौन सा जज्बा? सिलेक्शन का जज्बा, कि लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हर बार यही कहता हूं, अपना एक ही टारगेट, मन दिल सपने सब में नेवी एयरफोर्स मार्च 2021 से चलना चाहिए। ये मैं आपका कह रहा हूं, तो अपने रग रग में, मेरे खून के अंदर नेवी एयरफोर्स में जाने का सपना क्या है? जल्ला है। तो इसको मैं जरूर पार करके रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत। जो ओजोन परत है, यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? कौन सी लेयर की बात कर रहा है? अगला ओजोन परत की बात कर रहा है कि जो ओजोन परत है यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। याद रखना मेरे लाडलो, ओजोन परत धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखना मेरे लाडलो, यह है सरफेस, यह क्या हो जाएगा? धरातल। धरातल पर कितना किलोमीटर करना है? 0 किलोमीटर। धरातल से ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल आएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल आ जाएगा कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? धरातल से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और 18 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर की ऊंचाई की बात की जाए तो इस मंडल को कहते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और इसी समताप मंडल के ऊपरी भाग में,
इसी समताप मंडल के ऊपरी भाग में कौन सी गैस की परत पाई जाती है? तो ओजोन गैस की। कौन से गैस की? ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकने का कार्य करती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वायुमंडल के अंदर ऐसी कौन सी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें रोकने का कार्य करती है, तो उस परत का नाम हो जाएगा ओजोन परत। दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। और धरातल से ऊंचाई पूछी जाए तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि ओजोन परत में लगातार क्या हो रहे हैं? तो ओजोन परत में लगातार छिद्र होने लगे। ओजोन परत में लगातार क्या होने लगे? तो ओजोन परत में लगातार छिद्र हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? छिद्र हो रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि ओजोन परत में प्रथम छिद्र का पता। कौन सी परत में? ओजोन परत में अगर सर्वप्रथम छिद्र का पता कब लगाया गया? तो ओजोन परत में पहले छेद का पता 16 सितंबर, कब चला? 16 सितंबर 1985 को लगाया गया। और अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? तो ओजोन परत में पहला छिद्र का पता 16 सितंबर 1985 को अंटार्कटिका महाद्वीप में लगाने का कार्य किया गया था। यह क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओजोन परत में फर्स्ट होल का पता कब लगा था? तो 16 सितंबर 1985 को लगाया गया था। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि जो ओजोन में परत में जो छिद्र हो रहे हैं, इस छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? उत्तरदायी गैस। भाई इस लगातार इस ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CFC। कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस है। और दूसरी गैस की बात की जाए तो दूसरी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन दोनों गैसों के कारण ही वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसमें लगातार क्या होते जा रहे हैं? छोटे छोटे छिद्र होते जा रहे हैं, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है इन छिद्र के माध्यम से कहां पर आ रहा है? धरातल पर आ रहा है। इसीलिए लगातार पृथ्वी पर जो है तापमान में क्या होती जा रही है? बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ोतरी होती जा रही है। यह भी आपको याद रखना है मेरे लाडलो। इतनी जानकारी याद रख लो। ओजोन परत के बारे में प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा और यहां से प्रश्न सॉल्व आएगा। यह पूछा गया प्रश्न, ये कब हुआ छिद्र? ठीक है, कहां पर मिला? कौन सी गैस उत्तरदायी है? कौन से मंडल के अंदर है? कौन सी किरणों को रोकता है? कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? हर क्वेश्चन पूछा गया है। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो, एक अंग अलग कर दो क्वेश्चन का, वहां से एक प्रश्न निकलेगा। तभी है ना। क्या होता है कि पत्थर अगर दिल में इस जज्बा हो, इस जुनून हो, दिमाग में सिलेक्शन का कि मेरे को जुनून जज्बा है कि मैं सिलेक्शन करूंगा, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? पत्थर को तोड़कर भी, अंदर से बड़े पहाड़ को तोड़कर भी रास्ते बना सकता है। ये करके भी दिखाए हैं कई लोगों ने कि पहाड़ है, तोड़ दिया 2 गांव के बीच में और रास्ता बना दिया। भले ही टाइम लग जाता है लेकिन वो बंदा सफल होता है। और पढ़ाई एक ऐसा मार्ग है जहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी भी आपके लिए नुकसान नहीं देता है मेरे लाडलो। यह भी आपको दिमाग में याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो याद रखना मेरे लाडलो, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इस नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध है। और कौन से राज्य में है? यह गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? यह सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, नर्मदा नदी पर। अब इस नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना मेरे लाडलो, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है।
किसकी पहाड़ियों से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से बहते हुए, अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश राज्य से बहते हुए गुजरात राज्य से प्रवाहित होते हुए अंतिम रूप में अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को गुजरात की क्या कहते हैं? जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी के ऊपर है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। आपको टोटल 11 बांध याद रखने हैं मेरे लाडलो, आपको मात्र 11 बांध रखने हैं, वही एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपके सामने लिख दिया, सरदार सरोवर बांध। बाकी बांधों के बारे में भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं कि बाकी आपके कौन कौन से बांध एग्जाम में आते हैं। देखिए, सरदार के अलावा आपके एक बांध आता है तुलबुल बांध। कौन सा बांध है? तुलबुल बांध। आज बांध का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तुलबुल बांध किस नदी पर है? तो याद कर मेरे लाडलो, झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर है? तुलबुल बांध झेलम नदी पर है। नंबर 2 की बात की जाए, थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। थीन बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा बांध? थीन बांध। नंबर 3 की बात की जाए, पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध। और एक बांध का नाम है पैडो है। कौन सा बांध हो जाएगा? पोंग बांध। और कौन सा हो जाएगा? पैडो है बांध। कौन सा बांध? पड़ो है बांध। और ये पड़ो है बांध की बात की जाए तो ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो पड़ो है बांध और पोंग बांध की अगर बात की जाए तो ये कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। कौन सी पर हो जाएगा? व्यास नदी पर। नंबर 4 की अगर बात की जाए तो भांकड़ा नांगल बांध। कौन सा? भांकड़ा नांगल बांध। और हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध। तो भांकड़ा नांगल बांध और हरिके बैराज बांध ये कौन सी नदी पर है मेरे लाडलो? ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा बांध का नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है मेरे लाडलो महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। इसके अलावा अगला आता है फरक्का बांध। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। और फरक्का बांध भी कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। इसके अलावा एक आता है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो याद रखना मेरे लाडलो, टिहरी बांध भागीरथी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। तो तुलबुल 1, थीन 2, पोंग और पड़ो है 4, भांकड़ा नागल 5, हरिके बैराज 6, हीराकुंड 7, फरक्का बांध 8, टिहरी बांध 9, सरदार सरोवर बांध 10। और एक बांध का नाम और लिख देता हूं, याद रख लेना। और उस बांध का नाम है नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा हो जाएगा? नागा अर्जुन सागर बांध। और नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। मैं फुल कॉन्फिडेंस दावे के साथ कह रहा हूं, इसके अलावा कोई भी बांध का प्रश्न नहीं आएगा। जो मैंने बांध आपके सामने लिख दिए, इसके अलावा कोई भी बांध का आपके प्रश्न नहीं आएगा। इसमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। 10 तो बांध ये आपके सामने है, ठीक है ना। और इसके अलावा 11वां बांध ये रहा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा, डीप, गहरा बंदरगाह। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और लगभग नेवी का एक क्वेश्चन फिक्स ही है। नेवी का लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है। हर बार नेवी की एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पुटअप होता है। किससे? इस बंदरगाह से। और अगर सबसे गहरा बंदरगाह की बात की जाए, विशाखापट्टनम है। और यही लाइन आपकी एग्जाम में नहीं करते 15 बार क्वेश्चन आ गया। कितनी बार? एग्जाम में 15 बार क्वेश्चन आ गया कि भारत का सबसे गहरा और सबसे सेफ पोर्ट कौन सा है? सबसे डीप वाला गहरा बंदरगाह, सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना मेरे लाडलो, उस बंदरगाह का नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपको अगर बात की जाए भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या, देखो छोटे मोटे तो बंदरगाहों की संख्या तो बहुत है। प्रमुख अगर बंदरगाहों की बात की जाए
तो भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। यह भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या क्या है। याद रखना मेरे लाडलो, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। 13 बंदरगाह है भारत के अंदर, मेन, ठीक है ना। जिसमें से एक बंदरगाह देखो कांडला, ये कांडला बंदरगाह भारत के कौन से राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात में। कौन से राज्य में है? गुजरात में। अब इसी का नाम चेंज कर दिया, अब नाम चेंज करके कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो प्रश्न आ जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां स्थित है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और इसी का ही पुराना नाम था कांडला। अब कांडला का नाम चेंज करके ये कर दिया है, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। कोच्चि बंदरगाह कहां पर है? केरल। और इसके किनारे पर भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी, इसके किनारे पर भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी मेरे लाडलो कोचीन शिपयार्ड स्थित है। भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड। उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? कोचीन शिपयार्ड। जो भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी है, जहां पर सबसे ज्यादा नावों का निर्माण होता है, वो इसी बंदरगाह के समीप है। कांडला का हो गया। अब नाम आ रहा है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह की बात की जाए तो इसका भी नाम चेंज कर दिया। इसका नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या नाम रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो हाल ही में किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर, हाल ही में किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है? बहुत शानदार प्रश्न है। तो हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। और यह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, यह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदीय बंदरगाह है, जो नदी के किनारे पर है। प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। 13 में से 12 ऐसे बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी के किनारे पर है और उस नदी का नाम हो जाएगा हुगली। वो कौन सी नदी के किनारे पर है? तो वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आपके दिमाग में रखनी है। और भी मैं आपको शानदार पढ़ाऊंगा। अगर आपका आज का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको मिक्स एमसीक्यू करवाना है या टॉपिक वाइज करवाना है, उसका कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है कि आ जाओ मैदान में, हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और मैं यहां से आपको 100% मुझे इतना विश्वास है। वो विश्वास क्या है? वो विश्वास आप नहीं दिलाया है, आपके भरोसे पर मैं बात कह रहा हूं कि जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। स्पेशल नेवी और एयरफोर्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेवी के अंदर बच्चा मार खाता है, नेवी में बच्चा रैंक लगने से बच जाता है, डबल ए मिलता, डबल ए का चाहता है कि मेरे को डबल ए मिले। लेकिन जीके ऐसा सब्जेक्ट, बच्चे का मानसिक ऐसा हो गई कि जीके ऐसा सब्जेक्ट है तो डबल ए को नहीं लेने देता। मैं आपको डबल ए दिलाऊंगा, जीके के कारण मैं नहीं रहने दूंगा, बाकी आप देख लेना। ये मैं वादा करता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो, भेजो कि आओ, ऐसा जीके एयरफोर्स नेवी के लिए कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। ये मेरा आपका विश्वास है। आपके मैं जुबान पर जो बात आती है वही बोल रहा हूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन की बात की जा रही है तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। अगर आपको यहीं से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो बड़े राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मेरे लाडलो? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। यहीं से अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश पूछ ले कि भाई बताइए सर बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन। और अगर यहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से आपको छोटा देश पूछ लिया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। और यह तो नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, अगर आपको जनसंख्या में भारत का स्थान पूछ लिया जाए तो जनसंख्या में भारत का स्थान है दूसरा। भारत संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग रखता है और
चाइना संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 19% भाग रखता है। कितना परसेंट? 19% भाग रखता है। और भारत 17.5 के साथ अपना दूसरा स्थान है। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। मिजोरम की राजधानी आइजोल क्या हो जाएगी? मिजोरम की राजधानी मेरे लाडलो आइजोल है। आई होप यह बात सबको समझ में आ गई। जनसंख्या का सौदा ही खत्म। जनसंख्या में छोटा राज्य, बड़ा राज्य, छोटा देश, बड़ा देश, भारत का स्थान कौन सा है, कितना परसेंट है, और इन राज्यों की आपको क्या याद हो गई? राजधानी याद हो गई, है ना। ऐसे आपको क्या करना है? याद रखना है। गोवा की बात आ रही है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो मेरा राज्य महान बोलते हैं, ये स्लोगन है राजस्थान का कि मेरा राज्य महान, राजस्थान का स्लोगन है ना, उसका है राजस्थान। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? गोवा। और ये छोटे देश से बड़े देश हो जाएंगे। आई होप कोई डाउट नहीं है, सब कट टू कट क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब होता है झरना। अगर आपके शब्दों में कहूं तो जलप्रपात का मतलब होता है झरना। कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह एक कौन से देश में है? यह वेनेजुएला। कौन से देश में है? ये वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। और वेनेजुएला देश की अगर आपको राजधानी पूछी जाए तो वेनेजुएला देश की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? काराकस। और काराकस विश्व का सबसे सस्ता शहर है। विश्व का सबसे सस्ता शहर की बात की जाए तो विश्व का सबसे सस्ता शहर है काराकस। काराकस कहां की राजधानी है? वेनेजुएला की। और वहीं पर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, यह जानकारी याद रखनी है। और वेनेजुएला देश की बात की जाए, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आई होप कट टू कट खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देश की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बाकायदा, कोई डाउट नहीं है, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री का नाम हो जाएगा सुषमा स्वराज। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी। तो किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी की अगर बात की जाए तो देश की प्रथम महिला आईपीएस, देश की प्रथम महिला आईपीएस, तो देश की पहली महिला आईपीएस कौन बनी? तो याद रखना मेरे लाडलो, मेरे वीर योद्धाओं, देश की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। और देश की पहली महिला आईएएस की बात की जाए तो देश की पहली महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज। देश की पहली महिला आईपीएस की बात की जाए तो आईपीएस का नाम हो जाएगा किरण बेदी, आईएएस का नाम हो जाएगा अन्ना जॉर्ज। नाम हमारा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण देश की पहली रक्षा मंत्री, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री और देश की पहली महिला वित्त मंत्री, है ना। ये देश की प्रथम महिला थी। तो देश की यह पहली ऐसी महिला है जो रक्षा मंत्री बनी। 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल के अंदर ये रक्षा मंत्री थी। और अब वर्तमान वाले के अंदर ये वित्त मंत्री के पद पर काम कर रही है। नाम आया मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम हो जाएगा मीरा कुमार। क्या नाम आ जाएगा? मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है मेरे लाडलो? तो वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जिसका संबंध राजस्थान के कोटा से है ना। ओम बिरला वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आई होप ये जानकारी भी आपको समझ में आई। देखना, ये देखो कितने क्वेश्चन बन गए। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी पूछा गया, आईएएस पूछा गया, आईपीएस पूछा गया, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष ये पूछा गया। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मतलब
आपसे इतना प्यार मिल रहा है कि उस प्यार को देखकर मन से क्वेश्चन की भरमार हो रही है कि मैं मेरे बच्चे को इतने ज्यादा क्वेश्चन बताऊं कि वो मेरा बच्चा क्या करे, ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सही करके आए कि बच्चा सिलेक्शन से वंचित न हो जाए। इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे लाडलों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही है जो मुझे इस ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहले तो नोबेल पुरस्कार में सुनो, यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। याद रखना मेरे लाडलो, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल, जिसकी अगर शुरुआत की बात की जाए, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में, और यह प्रतिवर्ष कितनी तारीख को दिया जाता है? यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखना टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और स्पेशल याद रख लेना यह गणित में नहीं देते हैं। देख कौन से क्षेत्र में नहीं देता? गणित में नहीं दिया जाता है, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसके अलावा चिकित्सा, इसके अलावा अर्थशास्त्र, इसके अलावा साहित्य, और इसके अलावा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पहली भारतीय कौन है जिसे मिला? तो पहली भारतीय महिला का नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। किसको मिला? मदर टेरेसा को दिया गया। और मदर टेरेसा को किसके नाम से जानते हैं? निर्मल हृदय। किसके नाम से जानते हैं? निर्मल हृदय के नाम से जानता है। ये इनका उपनाम है। इनका क्या है? ये उपनाम है, याद रखना है। नाम आया रीता फारिया, ये प्रथम मिस वर्ल्ड, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड महिला का नाम हो जाएगा रीता फारिया। एनी बिसेंट का नाम आए, यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला क्या बनी? जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी? याद रखना मेरे लाडलो, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी एनी बिसेंट। लीला सेठ का नाम आ रहा है। लीला सेठ की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, उसका नाम क्या हो जाएगा? लीला सेठ। तो लीला सेठ हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट एक होता है। सुप्रीम कोर्ट की आज तक या सर्वोच्च न्यायालय की आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, जबकि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, उसका नाम है लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। एनी बिसेंट भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसके अलावा मदर टेरेसा को जिसे नोबेल मिला, इसे निर्मल हृदय कहते हैं। रीता फारिया कौन थी? ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी। नोबेल की बात आई है तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1901 में शुरुआत हुई, 10 दिसंबर को देते हैं, 6 क्षेत्रों में देते हैं, और ये स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। किसके सम्मान में? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, जिसने डायनेमाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की खोज करने का कार्य किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त प्रथम महिला कौन थी? कि भारत रत्न की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, आपको प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना मेरे लाडलो, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी अगर आपको शुरुआत पूछी जाए तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। वर्तमान समय तक कुल 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को? 48 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और पहला अगर बात की जाए, पहला दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला कौन सा पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वर्ष 1954 के अंदर। और पहली महिला की बात की जाए तो पहली महिला कौन हो जाएगी? श्रीमती इंदिरा गांधी। पहली महिला कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया? इंदिरा गांधी थी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि मरणोपरांत, किसके बाद? मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। किसको दिया गया?
लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न मिला। कब मिला? वर्ष 1966 में। कब लिया गया? वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें मरने के बाद मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। पहली महिला का नाम इंदिरा गांधी हो जाएगा और इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में दिया गया। और बात की जाए पहले पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिसे 1954 में दिया गया। और अगर बात की जाए विदेशी कि ऐसे कितने विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें यह भारत रत्न दे दिया, तो आज तक 2 विदेशी व्यक्तियों को, कितने को? 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से एक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। एक का नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां, ये तो है पाकिस्तान के। और दूसरे का नाम था नेल्सन मंडेला। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और खान अब्दुल गफ्फार खां कहां के थे? पाकिस्तान के, इन्हें यह भारत रत्न दिया गया। 2 विदेशियों को दे दिया। पहले मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को दिया, पहली महिला इंदिरा गांधी थी। 48 व्यक्तियों को दे दिया। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। भारत का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना। इसके अलावा बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। ये आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी आपका सही आंसर है। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला, ये बछेंद्री पाल कौन है? यह है माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ने वाली या माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला का नाम हो जाएगा बछेंद्री पाल, है ना। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतह करने वाली महिला, क्या नाम? उसका नाम हो जाएगा संतोष यादव। उसका नाम क्या हो जाएगा? संतोष यादव। लेकिन बछेंद्री पाल आपको याद रखना, यह आपके एयरफोर्स में 2 से 3 बार आ गया कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो नेपाल देश के अंदर स्थित है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यपाल बनी? सरोजिनी नायडू, पढ़ा दिया मैंने। और एनी बेसेंट, भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब बताओ मेरे लाडलों, इन 10 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 100 क्वेश्चन सीखे नहीं सीखे? मैं इस बीते अपनी क्लास जो हो रही है, जो मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन नहीं कराए, मैंने टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए? 100 क्वेश्चन। मात्र 40 मिनट का समय हो रहा है, 40 मिनट के समय में मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए। और ये 100 क्वेश्चन में से लगभग अब 80 से ज्यादा पर्सन आपकी एग्जाम में आ गए। 80 से ज्यादा पर्सन 2015 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में आ गए मेरे लाडलों। तो ऐसे ही पर्सन बनते हैं, ऐसे में पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से आपको। जैसे जैसे अपना रूटीन बनेगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते जाएंगे। लेकिन लास्ट में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपनी क्लास को, कमेंट करना, बताना कैसी लगी क्लास। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या ऐसे ही मिक्स एमसीक्यू करना है, या फिर सर एक टॉपिक वाइज करा दो, एक मिक्स एमसीक्यू करा दो, ऐसा पढ़ना आप जरूर बताओगे। और साथ ही कहो कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा एयरफोर्स नेवी के बच्चों को जोड़ो कि आ जाओ मैदान के अंदर, देखते हैं किसमें कितना दम है। और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है मेरे लाडलो। तो ऐसे ही जज्बा, जुनून, जोश बरकरार रखना है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।